फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि सेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बताया गया था। नाउन क्लास आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाउन क्लास के प्रयोग द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत आने वाले कंजक्शंस हु, whom, whose, which, where, when, that, such as हैं। इनका प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए उस समय किया जाता है। इनका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए उस समय किया जाता है जबकि मुख्य वाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज में कोई नाउन अथवा प्रोनाउन आया हो और आश्रित वाक्य में उस नाउन या प्रोनाउन के लिए कोई प्रोनाउन आया हो। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग द्वारा, तो इसके अंतर्गत जो कंजक्शन आ रहे हैं हु, whom, whose, which, where, when, that, such as, इनका प्रयोग हम उस समय करते हैं जबकि मुख्य वाक्य में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में कोई नाउन आता है और आश्रित वाक्य में उस नाउन या प्रोनाउन के लिए कोई दूसरा प्रोनाउन आता है। तो वाक्यों को जोड़ते समय इन कंजक्शंस का प्रयोग जो आपको बताया गया आश्रित वाक्य के उसी प्रोनाउन के स्थान पर कर दिया जाता है और उसी नाउन से सटाकर लिख दिया जाता है जिसके लिए वह प्रयुक्त होता है। तो यह किससे सटाकर लिखते हैं? उसी नाउन से जो प्रिंसिपल क्लॉज में आया हुआ है, उस नाउन से सटा करके इसे लिखा जाता है। तो यही ध्यान रखना है कि जब हम एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो जिस नाउन के लिए वह प्रयोग में लाया गया है उसी से सटा करके लिखा जाता है और वो मुख्य वाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य में वह नाउन या प्रोनाउन आया होता है। और एडजेक्टिव क्लॉज की हिंदी में अर्थ निकालने पर शुरुआत जा शब्द से होती है, जबकि जो भी हु, व्हाट, वेयर इन सब को का से शुरू करते हैं यदि हमको प्रश्न पूछना होता है, और यदि इसको एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में दर्शाना है तो हमको इसकी शुरुआत जा से करनी पड़ती है। अब आप देखिए इनका अलग अलग प्रयोग, जो कंजक्शंस हैं इनका अलग अलग प्रयोग। हु, हुम और हुज का प्रयोग मनुष्य या व्यक्ति के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। यदि आश्रित वाक्य में आया हुआ प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करता है यानी जो मुख्य वाक्य में नाउन आया है वह नाउन प्रोनाउन के रूप में आश्रित वाक्य में अगर वह कर्ता का कार्य करता है तो उसके लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्म का कार्य करता है तो उसके लिए हुम का प्रयोग किया जाता है, और यदि अधिकार या संबंध प्रकट करता है तो हुज का प्रयोग किया जाता है। तो हम जो आश्रित वाक्य में प्रोनाउन आएगा मुख्य वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर, उसी के अनुसार हम हु, हुम और हुज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं कि आई हैव ए फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर। तो इसमें आया है ए फ्रेंड और दूसरे वाक्य में आया है ही। तो जब हम इन वाक्यों को जोड़ेंगे और
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो ए फ्रेंड दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ए फ्रेंड जो है वह मनुष्य है। इसीलिए जो आश्रित वाक्य में प्रोनाउन आया है फ्रेंड के लिए उसके स्थान पर हम हु का प्रयोग करेंगे और उसी प्रोनाउन से उसी नाउन से जो मुख्य वाक्य में आया है फ्रेंड उसी से सटा करके लिखेंगे। तो इस तरह से ये वाक्य होगा आई हैव ए फ्रेंड हु इज ए डॉक्टर। सेकेंड सेंटेंस में हम देखते हैं कि वी सा द लायन, वी सा द मैन, क्या है वी सा द मैन, द पुलिस अरेस्टेड हिम यस्टरडे, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, हमने उस आदमी को देखा, पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार किया था। तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में वी सा द मैन, ये आपको मुख्य वाक्य है, इसको ऐसे ही उतारना है। जबकि आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में जो द मैन आया है वह दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम इसके स्थान पर होम का प्रयोग करते हैं। जहाँ हिम लिखा है वहाँ होम लिखेंगे, लेकिन उसे कॉम्प्लेक्स में बनाते समय मुख्य वाक्य के उसी नाउन से सटा कर लिखेंगे जिसकी वह विशेषता बताता है। इसलिए द मैन के बाद ही होम का प्रयोग कर दिया गया है। तो पूरा वाक्य हुआ द वी स द मैन हुम द पुलिस अरेस्टेड यस्टरडे। अगला वाक्य है आई मेट अ बॉय, आई मेट ए बॉय हिज फादर इज ए टीचर। तो इसमें मैं एक लड़के से मिला, उसके पिता एक अध्यापक हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बॉय के लिए आया है हिज फादर, तो हिज फादर जो है वह पोसेसिव केस में लिखा हुआ है। तो जब मुख्य वाक्य में आया हुआ नाउन दूसरे आश्रित वाक्य में काम करता है किसी संबंध का बताने का, तो हम उसी के स्थान पर हुज का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हिज पोसेसिव केस था, उसके स्थान पर हुज का प्रयोग किया गया। अब अगला नियम देखते हैं, यदि मुख्य वाक्य में आया हुआ नाउन प्रोनाउन को निर्जीव हो और आश्रित वाक्य में उसके लिए कोई प्रोनाउन आया हो तो उन वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आश्रित वाक्य में आए हुए प्रोनाउन के स्थान पर व्हिच का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके पहले मैंने बताया हु, हुम और हुज का प्रयोग जो केवल मनुष्य के लिए किया जाता है, और अगर निर्जीव आता है मुख्य वाक्य में तो उसके लिए हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। और जब वाक्य को जोड़ने लगते हैं तो मुख्य वाक्य के उसी नाउन या प्रोनाउन से सटाकर लिख दिया जाता है जिसके लिए वह प्रयुक्त होता है। और शर्त है कि यदि मुख्य वाक्य में स्थान सूचक नाउन प्रोनाउन आ जाए स्थान, और आश्रित वाक्य में उसके स्थान पर प्रोनाउन आ जाए, तो उन वाक्यों को जोड़ते समय उस प्रोनाउन के स्थान पर व्हेयर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे व्हेयर का प्रयोग करते हैं। निर्जीव आता है तो व्हिच का प्रयोग करते हैं, और मनुष्य आते हैं तो कर्ता के रूप में हु, कर्म के रूप में हुम, और पोसेसिव केस के रूप में हम हुज का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको स्थान बताया गया तो स्थान के लिए व्हेयर का प्रयोग किया जाता है, और उसी नाउन से सटा कर लिखते हैं मुख्य वाक्य के जिसके लिए वह प्रयुक्त होता है। इसी में अगला कंजक्शन है, यदि मुख्य वाक्य में छोटे जानवर जैसे चिड़िया का अगर नाम आता है और आश्रित वाक्य में उसके लिए कोई प्रोनाउन आया है तो उन वाक्यों को जोड़ते समय उस प्रोनाउन के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य वाक्य में आने वाले जानवर के नाम से सटाकर लिख दिया जाता है। तो इसमें
छोटे जानवरों की बात होती है, तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला, यदि मुख्य वाक्य में समय सूचक शब्द आया हो, आश्रित वाक्य में उसके स्थान पर कोई प्रोनाउन आया हो, तो वाक्यों को जोड़ते समय उसी समय सूचक शब्द से सटा करके व्हेन लिख दिया जाता है। यानी समय को दर्शाने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि उसमें सजीव है कि स्थान है कि निर्जीव है, जो भी होगा वो आसानी से हम समझ सकते हैं। यदि समानता व्यक्त करना है तो सच एज का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आप देख लें कि पहला है, आई हैव सीन द ताजमहल, इट वॉज बुल्ट बाई शाहजहां। तो आई हैव सीन द ताजमहल, तो ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है और यह निर्जीव है, इसलिए इसके लिए इट का प्रयोग आश्रित वाक्य में किया गया है, तो इट के स्थान पर हम व्हिच का प्रयोग करेंगे। और कभी कभी निर्जीव के लिए जो है दैट का भी प्रयोग किया जाता है। तो पूरा हो जाएगा वाक्य, आई हैव सीन द ताजमहल व्हिच वाज बुल्ट बाई शाहजहां। अगला वाक्य है, दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग आई बॉट इट फॉर 200। तो दिस इज द डॉग क्या है? ये छोटा जानवर है। आई बॉट इट फॉर $200। तो इसमें इट आया है, इसमें भी इट आया है, तो इट जो है वो डॉग के लिए रहा है। आपको बताया था यदि छोटे जानवर का नाम आता है मुख्य वाक्य में तो और आश्रित वाक्य में उसके लिए कोई प्रोनाउन आएगा तो उस प्रोनाउन के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसे उसी नाउन से सटा करके लिखते हैं जिसके लिए वह प्रयुक्त होता है। तो अगला वाक्य है, आई सा द प्लेस वेयर यू स्लीप्ड देयर यस्टरडे। आई सा द प्लेस, यहाँ स्थान की बात हो रही है, और देयर मैंने वह स्थान देखा, यू स्लिप्ड देयर यस्टरडे, तुम वहाँ कल फिसल गए थे। तो वहाँ शब्द जो है द प्लेस के लिए आया है, इसलिए तो देयर यानी देयर शब्द द प्लेस के लिए है, तो देयर के स्थान पर हम वेयर का प्रयोग करके और द प्लेस से सटा करके लिख देते हैं। ऐसे ही, कैन यू टेल मी द टाइम ही विल रिटर्न व्हेन। तो इसमें कैन यू टेल मी द टाइम, तो टाइम आ गया है समय सूचक, और दूसरे वाक्य में व्हेन का प्रयोग किया गया है, तो उसी व्हेन को हम यहाँ लगा करके सटा करके लिख देते हैं। ऐसे ही, आई नो द रीजन ही इज वीपिंग व्हाई। तो आई नो द रीजन ये मुख्य वाक्य है, तो रीजन शब्द है कारण, तो कारण से सटा करके व्हाई को यहाँ ला करके लिख दिया गया है। तो इस तरह से ये वाक्य की रचना हो जाती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करना शेयर करना मत भूलिए, और इस प्रकार से आप अपने और मित्रों की मदद कर सकते हैं और उनकी पढ़ाई में सहायता भी कर सकते हैं। धन्यवाद।